वेलकम टू लीगल वे वाईटी। आज की वीडियो में हम मतवल्ली के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि लॉ ऑफ वक्फ के टॉपिक का एक नहायत ही अहम हिस्सा है। अगर लॉ ऑफ वक्फ पे आपने मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा, पहले जाके वो वाला लेक्चर देखें ताकि आपको मतवल्ली का टॉपिक अच्छे से समझ आ सके। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, जिसमें बताया गया है कि जो तौलियत है, जो मैनेजमेंट है वक्फ की, वो एक पर्सन को दी जा सकती है जिसको नॉमिनेट करेगा वाकिफ़। वाकिफ़ कौन होता है? जो वक्फ को क्रिएट करता है। तो वाकिफ़ जो है वो किसी भी पर्सन को वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेजमेंट करने के लिए अपॉइंट कर सकता है, और अगर वो चाहे तो खुद भी प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट कर सकता है, खुद भी मुतवल्ली बन सकता है। अगर वो खुद मुतवल्ली बन जाता है तो ऐसी सूरत में खुद वक्फ प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट करेगा। तो वो जो पर्सन अपॉइंट हुआ मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी के लिए, उसको बोलते हैं मुतवल्ली। तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है हमारे पास मुतवल्ली की, कि मुतवल्ली एक ऐसा पर्सन होता है जिसको अपॉइंट किया जाता है वाकिफ़ की तरफ से, या वो खुद वाकिफ़ ही होता है। तो वो जो पर्सन जिसने प्रॉपर्टी को फिर मैनेज करना है, उसको बोलेंगे मुतवल्ली। मुतवल्ली जो होता है वो एक केयर टेकर होता है, एक मैनेजर होता है वक्फ प्रॉपर्टी का। यानी कि सिर्फ उसने वक्फ प्रॉपर्टी की केयर करनी है, उसको मैनेज करना है। आल्दो वो जो है वो ओनरशिप होल्ड नहीं करता वक्फ प्रॉपर्टी की। उसके बाद अब हमारे पास अगली हेडिंग है, जिसमें बताया गया है कि अपॉइंटमेंट ऑफ मुतवल्ली कैसे होगी। एक मुतवल्ली को जो मेकर है, जो वक्फ करने वाला है, वो भी अपॉइंट कर सकता है। अगर वो अपॉइंट नहीं करता तो ऐसी सूरत में जो एग्जीक्यूटर ऑफ विल है वो अपॉइंट करेगा। एग्जीक्यूटर ऑफ विल किस सूरत आएगा? जब वाकिफ़ मर जाएगा और उसके बाद उसकी विल को एग्जीक्यूट करवाने के लिए जो पर्सन अपॉइंट होगा उसको बोलेंगे एग्जीक्यूटर। अगर वाकिफ़ ने मुतवल्ली को अपॉइंट किया हुआ तब तो ठीक है। अगर वाकिफ़ ने उस विल में, उस इंस्ट्रूमेंट में मुतवल्ली को अपॉइंट नहीं किया हुआ, तो ऐसी सूरत में एग्जीक्यूटर जो है वो मुतवल्ली को अपॉइंट करेगा। तीसरी सिचुएशन हमारे पास है जहाँ पे मुतवल्ली पहले ही अपॉइंट है, यानी कि एक वक़्फ़ प्रॉपर्टी चल रही है और उसमें पहले ही एक मुतवल्ली जो है वो अपॉइंट है। तो ऐसी सूरत में जो मुतवल्ली अपॉइंट है, अगर उसको ये पावर दी गई है कि वो किसी भी सक्सेसर को अपॉइंट कर सकता है, यानी कि अपने से आने वाले बाद में मुतवल्ली को अपॉइंट कर सकता है, तो ऐसी सूरत में अपॉइंटमेंट ऑफ सक्सेसर मुतवल्ली जो है वो एग्जिस्टिंग मुतवल्ली के थ्रू हो सकती है। यानी कि अगर एक वक्त प्रॉपर्टी पे कोई मुतवल्ली मौजूद है, तो वो आने वाले मुतवल्ली को अपॉइंट कर सकता है जो उसकी जगह लेगा। सिर्फ उसी सूरत अगर पहले वाले मुतवल्ली को ये पावर दी गई है कि वो अपने सक्सेसर या आने वाले मुतवल्ली को अपॉइंट करने की पूरी ताकत रखता है। उसके बाद अब बाय द कोर्ट, अगर इन तीनों में से कोई भी मुतवल्ली को अपॉइंट नहीं करता, तो उसके बाद कौन अपॉइंट करेगा? कोर्ट अपॉइंट करेगी। कोर्ट किस बुनियाद पे अपॉइंट करेगी? वो ये तीन हमारे पास बुनियादें लिखी हुई हैं, तीन बेसिस लिखी हुई हैं, जिसकी बुनियाद पे कोर्ट जो है वो मुतवल्ली को अपॉइंट करने की सलाहियत रखती है। कोर्ट जब मुतवल्ली को अपॉइंट करने लगेगी, वो देखेगी कि क्या डायरेक्शन है वाकिफ़ की, मेकर की, वक्फ के हवाले से। अगर उसकी डायरेक्शन मिल जाती है मुतवल्ली के हवाले से, तो तब उसको अपॉइंट कर देगी। अगर वो नहीं मिलती तो उसके बाद क्या करेगी? कोर्ट देखेगी इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और बेनिफिशरीज, यानी कि वो लोग जो कि वक्फ प्रॉपर्टी से बेनिफिट गेन कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट किस में है, या जनरल पब्लिक जो हैं, जो उस प्रॉपर्टी से किसी किस्म का बेनिफिट वगैरह गेन कर रही है, तो उनका इंटरेस्ट देखते हुए कोर्ट जो है वो मुतवल्ली को अपॉइंट कर सकती है। मज़ीद है कि जो फैमिली मेम्बर्स होंगे वाकिफ़ के, उनकी ओपिनियन को कंसिडर किया जाएगा स्ट्रेंजर्स की ओपिनियंस के ऊपर। तो ये हमारे पास कुछ तरीके थे जिसके थ्रू मुतवल्ली को अपॉइंट किया जा सकता है वक्फ प्रॉपर्टी के लिए। उसके बाद है हमारे पास पर्सन कम्पिटेंट टू अपॉइंटेड एज मुतवल्ली, यानी कि वो कौन से पर्सन हैं जो कि मुतवल्ली के तौर पे अपॉइंट हो सकते हैं। एक ऐसा पर्सन जो कि एडल्ट है और जो साउंड माइंड है, वो मुतवल्ली बन सकता है, फिर वो चाहे किसी भी सेक्स से बिलोंग करता हो या किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो। ये दोनों जो हैं ये एब्सोल्यूट बार नहीं है अपॉइंटमेंट ऑफ द मुतवल्ली के हवाले से। मेन रिक्वायरमेंट ये है कि कोई भी पर्सन जो कि इस काबिल होगा कि वो उस प्रॉपर्टी को मैनेज कर सके, अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सके, तो वो पर्सन जो है वो मुतवल्ली बन सकता है। इसके अलावा जहाँ पे वक्फ प्योरली रिलीजियस पर्पस के लिए क्रिएट किया जाएगा, ऐसी सूरत में जो नॉन मुस्लिम है वो वक्फ प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर सकता, वो वक्फ प्रॉपर्टी का मुतवल्ली नहीं बन सकता, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी है वो प्योरली रिलीजियस पर्पस के लिए वक्फ हुई है। तो ऐसी सूरत में जो नॉन मुस्लिम है वो इनकेपेबल हो जाएगा उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए।
और मेन कंडीशन ये है कि वो पर्सन कैपेबल होना चाहिए मुतवल्ली की अपॉइंटमेंट के लिए। अब जब वो पर्सन प्योरली रिलीजियस पर्पसेस को सर्व ही नहीं कर सकता तो ऐसी सूरत में वो मुतवल्ली अपॉइंट नहीं हो सकता। अब जैसे कि एक मस्जिद अगर किसी ने वक्फ किया है और एक बंदा अपॉइंट किया जाता है जिसने मस्जिद में नमाज़ पढ़ानी और मस्जिद की देखभाल करनी है, तो अब नॉन मुस्लिम को तो नहीं ना अपॉइंट किया जा सकता उस मस्जिद में कि वो नमाज़ वगैरह पढ़ाए और उसकी देखभाल करे। तो नॉन मुस्लिम इस मैटर में इनकैपेबल हो जाएगा फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ द रिलीजियस ड्यूटी पे। और जो रिलीजियस ड्यूटीज़ की जब बात होगी, जब आपका वक़्फ़ प्योरली रिलीजियस पर्पसेस के लिए बनाया जाएगा तो ऐसी सूरत में मुसलमानों को ही उस वक़्फ़ का मुतवल्ली बनाया जाएगा। यहाँ पे एक लफ़्ज़ लिखा था सेक्स, यानी कि कोई फ़ीमेल भी जो है वो मुतवल्ली की ड्यूटी जो है वो परफ़ॉर्म कर सकती है। जैसे कि अगर कोई वक़्फ़ है जो कि वुमेन रिगार्डिंग मैटर से डील करता है तो ऐसे वक़्फ़ में जो है फ़ीमेल भी मुतवल्ली अपॉइंट हो सकती है। उसके बाद है पावर एंड फंक्शंस ऑफ मुतवल्ली। मुतवल्ली जो है वो तमाम फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है जो कि रीज़नेबल है और प्रॉपर है। यानी कि मुतवल्ली वो तमाम फंक्शंस परफॉर्म करेगा जो कि ज़रूरी हैं प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके पास अथॉरिटी होगी कि वो एजेंट को हायर कर सके, सर्वेंट्स को हायर कर सके जिसके थ्रू वो प्रॉपर्टी को मैनेज कर सके। उसके बाद अगर मुतवल्ली चाहेगा तो वो प्रॉपर्टी को रेंट पे भी दे सकता है। अगर नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए वो रेंट पे दे रहा है तो उस सूरत वो लेस देन 1 ईयर के लिए उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे सकता है। अगर एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए वो प्रॉपर्टी को रेंट करता है तो उस सूरत वो लेस देन 3 ईयर्स के रूल को फॉलो करेगा। यानी कि अगर किसी को नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए प्रॉपर्टी दिया है तो मुतवल्ली जो है वो 12 महीने से कम का कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और अगर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए किसी को प्रॉपर्टी दी है तो मुतवल्ली जो है से 3 साल से कम का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है रेंट के हवाले से। इसके अलावा अगर जो आपको वक्फनामा है वो अलाउ करता है इससे ज़्यादा पीरियड, या अदालत परमिट कर देती है किसी और सूरत में या जहाँ पे वो बेहतर समझे, तो ऐसी सूरत में मुतवल्ली जो है इन टाइम लिमिट्स को एक्सीड भी कर सकता है, इन टाइम लिमिट से बाहर भी जा सकता है। उसके बाद एक मुतवल्ली जो है वो आम तौर पे ना तो प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, ना गिफ्ट कर सकता है, ना मॉर्गेज कर सकता है और ना ही प्रॉपर्टी को ख़त्म कर सकता है। अगर उसको ये अलाउ किया गया है वक्फ डीड की तरफ से कि वो प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है मजबूरी के तहत, या गिफ्ट कर सकता है या मॉर्गेज कर सकता है, तो उस सूरत उसको ये परमिशन होगी। इसके अलावा अगर उसको कोर्ट ये परमिशन दे देती है कि वो प्रॉपर्टी को सेल कर दे, गिफ्ट कर दे या मॉर्गेज कर दे या प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दे, तो ऐसी सूरत भी मुतवल्ली जो है ये तमाम एक्शंस परफॉर्म कर सकता है। अदरवाइज़ अगर उसको वक्फनामा अलाउ नहीं करता या कोर्ट परमिशन ग्रांट नहीं करती तो मुतवल्ली जो है वो ना प्रॉपर्टी को सेल कर सकेगा, ना गिफ्ट कर सकेगा, ना मॉर्गेज कर सकेगा और ना ही प्रॉपर्टी को किसी सूरत में ख़त्म कर सकेगा। इसके अलावा मुतवल्ली जो है वो अपना सक्सेसर अपॉइंट कर सकता है अगर उसको ये चीज़ अलाउ की गई है वक्फ़नामे की तरफ से। मज़ीद है कि मुतवल्ली जो है वो रेम्यूनरेशन भी क्लेम कर सकता है, यानी कि वो जो प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहा है उसके एवज़ वो मुआवज़ा भी ले सकता है और पैसे भी ले सकता है। तो ये उसको राइट हासिल होगा। और वो कितने पैसे लेगा, कितनी रेम्यूनरेशन उसे दी जाएगी, वो फ़िक्स करेगा मेकर यानी कि वाकिफ़। जहाँ पे उसको कम पैसे दिए जाएँगे तो ऐसी सूरत में वो अदालत में जाके अपने पैसों को बढ़ाने की दरख्वास्त कर सकता है। उसके बाद है रिमूवल ऑफ मुतवल्ली, यानी कि एक मुतवल्ली को रिमूव किस तरह किया जा सकता है। एक अदालत जो है इन तमाम ग्राउंड्स पे एक मुतवल्ली को रिमूव कर सकती है। सबसे पहला, अगर मुतवल्ली जो है वो एडवर्स टाइटल सेट कर लेता है वक़्फ़ प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, यानी कि जो मुतवल्ली है उसने ये कहना शुरू कर दिया ये प्रॉपर्टी जो है ये मेरी है, मैं इसको ओन करता हूँ। जबकि वो कौन-सी प्रॉपर्टी है, वो वक़्फ़ प्रॉपर्टी, और वक़्फ़ प्रॉपर्टी को मुतवल्ली ओन नहीं करता। तो अगर वो ऐसा कोई टाइटल सेट कर लेता है जिससे वक़्फ़ प्रॉपर्टी का टाइटल जो है वो अफ़ेक्ट हो रहा है तो ऐसी सूरत में अदालत मुतवल्ली को रिमूव कर सकती है। उसके अलावा अगर मुतवल्ली डिनाई कर देता है करैक्टर ऑफ द प्रॉपर्टी एज़ वक़्फ़ प्रॉपर्टी, यानी कि अगर मुतवल्ली जो है वो ये क्लेम करना शुरू कर देता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये वक़्फ़ प्रॉपर्टी नहीं है, तो ऐसी सूरत में उसको रिमूव किया जा सकता है। मज़ीद ये कि मुतवल्ली अगर अपनी ड्यूटीज़ को सही तरीके से सरअंजाम नहीं देता, प्रॉपर्ली प्रॉपर्टी को मैनेज नहीं करता, प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट नहीं करता, तो ऐसी सूरत में अदालत के ज़रिए से मुतवल्ली को रिमूव किया जा सकता है। मज़ीद ये कि अगर मुतवल्ली जो है वो किसी किस्म का नुकसान वग़ैरह पहुँचाता है वक़्फ़ प्रॉपर्टी को जानबूझ के, तो उस सूरत भी उसको रिमूव किया जा सकता है। मज़ीद है कि जो उसको पावर्स दी गई हैं अगर वो उसका गलत इस्तेमाल करता है, ऐसी सूरत भी अदालत उसको रिमूव करने का इख्तियार रखती है।
अगर मुतवल्ली इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो तब भी उसे रिमूव किया जा सकता है। मज़ीद ये कि कोई दूसरा ग्राउंड जिसमें अदालत समझे कि जो मुतवल्ली है ये अनफिट है प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए, तो उस बुनियाद पे भी अदालत जो है वो मुतवल्ली को रिमूव करने का पूरा इख्तियार रखती है। उसके बाद हमारे पास अगली हेडिंग है, मुतवल्ली इज़ नॉट अ ट्रस्टी। मुतवल्ली जो है वो ना ही ओनर होता है, ना ही ट्रस्टी होता है इंग्लिश लॉ की तरह। इंग्लिश लॉ में आपको ट्रस्टी का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, जबकि मुतवल्ली जो है वो एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है। तो जो मुतवल्ली है वो ट्रस्टी नहीं होता और ना ही वो प्रॉपर्टी का ओनर होता है। उसका काम होता है प्रॉपर्टी को सिर्फ मैनेज करना, एडमिनिस्टर करना, और इसको अपॉइंट किया जाता है अंडर द इस्लामिक लॉ। उसके बाद है हमारे पास डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस। साइप्रस का मतलब है एज नियरली एज पॉसिबल। अब ये डॉक्ट्रिन अप्लाई किधर होती है, जहाँ पे वाकिफ़ की जो इंटेंशन है उसको एग्जैक्टली फॉलो नहीं किया जा सकता, तो ऐसी सूरत में डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस लगती है। जैसे कि अगर कोई वाकिफ़ है वो कोई प्रॉपर्टी वक़्फ़ करके जा रहा है और बता के जा रहा है कि इसका क्या पर्पज़ होगा, इसको किस तरह कैरी ऑन करना है मुतवल्ली ने। अगर वो प्रॉपर्टी जो है जो वक़्फ़ करके गया है वाकिफ़, अगर उसको उस तरह कैरी ऑन नहीं किया जा सकता जो कि वाकिफ़ की इंटेंशन थी, मुतवल्ली उसको उस तरह मैनेज नहीं कर सकता, ये चीज़ इम्प्रैक्टिकल हो जाती है, इम्पॉसिबल हो जाती है, तो ऐसी सूरत में डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस लगेगी। आसान अल्फाज में जहाँ पे वाकिफ़ की इंटेंशन को फुली तौर पे फ़ॉलो नहीं किया जा सकता, या जिस पर्पज़ के लिए प्रॉपर्टी को वक़्फ़ करके गया था वो पर्पज़ अगर हम पूरा नहीं कर सकते, उसको फुलफ़िल नहीं किया जा सकता, तो ऐसी सूरत में डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस जो है वो अपना रोल प्ले करेगी। एक वक़्फ़ जो है वो इनवैलिड नहीं हो जाता सिर्फ़ इस बुनियाद पे कि जो वाकिफ़ की एग्ज़ैक्ट विश थी वो पूरी नहीं हो रही। मज़ीद ये कि अगर कोई चेंज आ जाता है सर्कमस्टांसेस में, या कोई दूसरी वजह बन जाती है जिसके थ्रू ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि वक़्फ़ प्रॉपर्टी को उस तरह मैनेज किया जाए जिस तरह वाकिफ़ चाहता था, तो ऐसी सूरत में कोर्ट जो है वो सिमिलर पर्पज़ को अप्लाई कर सकती है जिस हद तक हो सके। यानी कि कोर्ट क्या करेगी, जिस हद तक हो सके वाकिफ़ की ओरिजिनल इंटेंशन को फॉलो करने की कोशिश करेगी, उसका कोई सिमिलर पर्पस प्रपोज़ कर दे और उस प्रॉपर्टी से बेनिफिट दे गरीबों को। अब वो ये किस तरह अदालत करेगी, वो मॉडिफ़ाई कर देगी स्कीम ऑफ वक़्फ़ को। आसान अल्फाज में, अगर वाकिफ़ की जो इंटेंशन थी ओरिजिनल उसको कैरी ऑन नहीं किया जा सकता, तो ऐसी सूरत में अदालत अपना रोल प्ले करेगी और उस इंटेंशन को मद्देनज़र रखते हुए वक़्फ़ का कोई सिमिलर पर्पस दे देगी जिसके थ्रू उस प्रॉपर्टी से बेनिफिट आएगा बेनिफिशरीज़ को। इस डॉक्ट्रिन को अप्लाई करने के लिए आपका ओरिजिनल वक़्फ़ जो है वो वैलिड होना चाहिए। उसके बाद लास्ट में हमारे पास कंक्लूजन है जिसमें बताया गया है जो मुतवल्ली है वो एक अहम रोल प्ले करता है प्रॉपर्टी को मैनेज करने में और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने में। इस्लाम जो है उस पे इम्पोज़ करता है ड्यूटीज़ को जिसके थ्रू वो प्रॉपर्टी को तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है और इस्तेमाल कर सकता है प्रॉपर्टी को बेनिफिट्स के लिए, उस इंटेंशन के मुताबिक जो कि वाकिफ़ की है। डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस जो है वो इस चीज़ को यकीनी बनाती है कि अगर कोई चैरिटेबल इंटेंशन है किसी वाकिफ़ की, उसको कंटिन्यू रखा जाए, और अगर उसका ओरिजिनल पर्पस जो है वो सर्व नहीं भी हो रहा, तो जिस हद तक पॉसिबल हो सके उस हद तक उस ओरिजिनल पर्पस को कैरी ऑन करना है, या उसके अलावा कोई ऐसा अल्टरनेट पर्पस लाना है जो कि ओरिजिनल पर्पस से मिलता जुलता हो। तो यहाँ पे मैं आज की वीडियो को ख़त्म करता हूँ, तो होप सो आपको मुतवल्ली का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो में कहीं भी कुछ भी समझ नहीं लगती तो आप मेरे से नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।